सो वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज अश्विन जायसवाल और हम लोग अपने इकोनॉमिक्स की 40 वीडियोस की जर्नी में अब वीडियो नंबर 6 पे आ गए हैं। ठीक है। सो नाउ चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसका ये लास्ट पार्ट है। अगर आपको पता हो तो हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, पार्ट 1 में मीनिंग एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था। फिर पार्ट 2 पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड था, जिसमें आई टॉट यू एवरीथिंग अबाउट न्यूमेरिकल्स और हम लोग किस तरीके से उसको अप्रोच करेंगे। बस आप उतना सीख लो, आपका 3 मार्क्स कंफर्म रहेगा। एंड नाउ इस चैप्टर में जो भी हमारे काउंसिल ने सिलेबस में बोला हुआ है, वो रिमेनिंग पोर्शन को इस पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से हम लोग पहले समझते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ग्राफ वाले पे आएंगे, बट अभी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ध्यान से समझना। अभी आप पूरा यहां पे फोकस रखो, नंबर 1 सिचुएशन जो कि ओरिजिनल सिचुएशन है। तो पहली बात तो ये समझते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 10 रुपीज। 10 रुपीज यानी जैसे कि चिप्स का पैकेट होता है ना, कोई भी चिप्स का पैकेट 10 रुपीज वाला मिलता है, तो आप कोई भी प्राइस मान के रखो, 10 रुपीज वाला प्रोडक्ट है, लेट्स से चिप्स है। और आप उसके 12 क्वांटिटीज खरीद रहे हो। ठीक है, 12 क्वांटिटी, लेट्स से आप पिकनिक पे जा रहे हो, तो पिकनिक पे आपने 12 क्वांटिटीज खरीदे, तो 10 रुपए के पैकेट्स 12 क्वांटिटीज आपने खरीदे, तो टोटल खर्चा कितना हुआ आपका? टोटल खर्चा हुआ 120। दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर इज सिंपली प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल कितना खर्चा हुआ उसी को टोटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, राइट। अब इससे हम लोग कैसे इलास्टिक या इन इलास्टिक डिमांड बोल सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट कि डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? देखो, एक चीज कॉन्सेप्चुअली याद रखना, अगर कोई चीज इन इलास्टिक है ना, इन इलास्टिक का मतलब डिमांड ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, और डिमांड उसी का चेंज नहीं होता जो चीज ज्यादा नेसेसरी है। अगर किसी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है ना, प्राइस चेंज होने के चलते, मतलब कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए उतना नेसेसरी भी नेसेसरी कैटेगरी में नहीं है, राइट। उसका दाम घटता है तो हम लोग ज्यादा खरीद लेते हैं, दाम बढ़ जाता है तो हम लोग कम खरीदते हैं। सो इलास्टिसिटी अगर हाई होगा तो प्रोडक्ट्स ज्यादा चेंज होंगे, डिमांड ज्यादा चेंज होंगे। इलास्टिसिटी अगर लो होगा, मतलब इन इलास्टिक होगा, तो डिमांड कम चेंज होंगे, राइट। अभी देखो, प्राइस के साथ दो चीजें हो सकती है, या तो हमारा प्राइस इंक्रीज हो सकता है, या तो हमारा प्राइस डिक्रीज हो सकता है। प्राइस के साथ दो ही बातें हो सकती है ना। पहले प्राइस 10 रुपीज था, अब प्राइस या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अभी हम लोग बढ़ने वाला कैटेगरी देखते हैं। तो बढ़ने, हमने 3 बार प्राइस को बढ़ाना है, ठीक है, 3 अलग अलग बातें करेंगे। सो लेट्स से प्राइस बढ़ गया और 12 रुपीज हो गया। कितना हो गया? 12 रुपीज। सो चिप्स के पैकेट का दाम जो 10 रुपीज था, नाउ हैज गॉन अप टू 12 रुपीज। एक कंडीशन हो सकता है कि आप अभी भी 12 क्वांटिटी ही खरीदेंगे। आप पिकनिक पे जा रहे हो, लेट्स से आपको पिकनिक पे 12 पैकेट्स ऑफ चिप्स ही लगेंगे, तो दाम बढ़ने के बाद भी क्या आपका डिमांड चेंज हुआ? नो। आप अभी भी 12 खरीद रहे हो, पहले भी 12 खरीद रहे थे। टोटल एक्सपेंडिचर हैज ऑल्सो गॉन अप, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। तो देखो, अगर दाम बढ़ा और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, दोनों साथ साथ बढ़े, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। ये वाला कैटेगरी है इन इलास्टिक डिमांड। सेकेंड केस, दाम बढ़ा, राइट, दाम बढ़ेगा, बट सिंस आपके पास बजट ही 120 का था, तो आपने क्वांटिटी अकॉर्डिंगली कम कर लिया, 10 क्वांटिटी खरीद लिया और आपने 120 का ही स्पेंड किया। सो देखो, दाम बढ़ा, सेकंड कैटेगरी, ये वाला पे ध्यान देना, 12 रुपए हो गया, बट आपका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा क्या? नो, टोटल एक्सपेंडिचर पहले भी 120 एंड नाउ ऑल्सो 120। सो जब प्राइस बढ़ने के बावजूद टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई असर ना आए, व्हाट डू वी कॉल इट? यूनिट इलास्टिक डिमांड। हम लोग उसे यूनिट इलास्टिक डिमांड कहते हैं। थर्ड केस, प्राइस बढ़ा और प्राइस बढ़ने से कस्टमर को लगा झटका, 440 वॉट का करंट। अब प्राइस बढ़ने के चलते कस्टमर ने अपना डिमांड कम कर लिया, नहीं होगा उतना जरूरी कोई प्रोडक्ट, कम कर लिया। अब कम कर लिया तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, तो प्राइस हैज गॉन अप, टोटल एक्सपेंडिचर हैज गॉन डाउन। दोनों उल्टा उल्टा चल रहे हैं। जब इनवर्स हो जाते हैं तो हम लोग उसको इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली प्राइस घट भी सकता है, प्राइस कैन फॉल 8 रुपीज, 8 रुपीज, 8 रुपीज, 3 केसेस हो सकते हैं। एक में प्राइस फॉल के चलते टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल, तो देखो सेम डायरेक्शन होगा तो इन इलास्टिक। प्राइस भी घटा, टोटल एक्सपेंडिचर भी घटा, दोनों सेम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इन इलास्टिक डिमांड। अच्छा, प्राइस घटा बट टोटल एक्सपेंडिचर अभी भी 120, नो चेंज, तो यूनिट इलास्टिक।
एंड प्राइस फॉल हुआ बट टोटल एक्सपेंडिचर उल्टा बढ़ गया, कस्टमर खुश हो गया कि दाम घटा है, ज्यादा खरीदेंगे। देखो कितना ज्यादा खरीद रहा है, 20 खरीद रहा है। पहले 12 खरीदता था, ओरिजिनल सिचुएशन में 12 यूनिट्स खरीदता था, अब वो 20 यूनिट्स खरीद रहा है। सो प्राइस फॉल हुआ बट कस्टमर ने डिमांड बढ़ा दिया खुशी में, तो दाम बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ाए तो पैसा भी तो ज्यादा देना पड़ेगा ना, 160 देना पड़ रहा है। तो अगर प्राइस फॉल के चलते टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो इसे हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे टेबल में आपको बता दिया गया है। देखो भाई, अगर 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 यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर कांस्टेंट रह जाता है, ठीक है, अगर कांस्टेंट रह जाता है, क्या कांस्टेंट रह जाता है? टीई, टीई का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर। अगर टीई कांस्टेंट रह जाता है तो फिर उसे यूनिट इलास्टिक कहते हैं। मतलब पहले भी वो 120 था, अभी भी 120 है, मतलब टोटल खर्चे में तो कोई फर्क ही नहीं आया, तो उसको यूनिट इलास्टिक कहते हैं। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में जाता है, सेम डायरेक्शन, टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस के साथ साथ जाता है, प्राइस भी बढ़ेगा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा टोटल एक्सपेंडिचर भी घटेगा, दोनों साथ साथ अगर जाएंगे तो इसे हम इन सॉरी इलास्टिक कहते हैं, सॉरी इन इलास्टिक कहते हैं, इसे हम इन इलास्टिक कहते हैं, राइट। दोनों साथ साथ में जाएंगे तो हम लोग इसे इन इलास्टिक कहते हैं। एंड अगर दोनों इनवर्स जाएंगे, इनवर्स, ठीक है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, प्राइस घट रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। जब उल्टा उल्टा चलते हैं तो इसको इलास्टिक कहते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, शॉर्ट केस स्टडी इसमें बना के दे सकता है, 1 नंबर 2 नंबर का। तो बस लॉजिकली आप अगर याद रखोगे, आपके लिए शॉर्टकट एक टेबल बना दिया है मैंने, तो अगर आप लॉजिकली याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस पेज में जितना दिया हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर के लिए काफी है। ठीक है, ये सब नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड में मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत बोलने के बावजूद भी लोग पूछते हैं कि टेलीग्राम का लिंक नहीं खुल रहा है, क्या करे क्या करे। अरे भाई, नहीं खुल रहा है तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली जाओ और डायरेक्टली वहां पे ऊपर जाके सर्च कर लो अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड। ठीक है, और वहां पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 1700 1800 सब्सक्राइबर्स है, तो वहां पे आप जाकर इस चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट्स वहीं पे पड़े हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए जल्दी और इसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ग्राफिकल मेथड, या इसको ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं इसमें क्या करना है। ठीक है, इसमें दो केसेस हम लोग समझेंगे। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। देखो क्लास 11 12 स्टैंडर्ड में ना स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बनाना अलाउड है। इनफैक्ट आप अपना अगर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस देखोगे तो काउंसिल खुद आपका स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व ही बनाता है। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मतलब कि ऐसे वाला, ठीक है, इस तरीके का काउंसिल आपका डिमांड कर्व बनाता है, राइट। इसको थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं। तो काउंसिल आपका स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बनाता है, लाइक समवट लाइक दिस। ठीक है, और इसका नाम दे देता है डी, डी, डी फॉर डिमांड, राइट। तो आप ये भी बना सकते हैं, थोड़ा सा कर्व भी बना सकते हैं। अभी ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, इसमें इलास्टिसिटी कैसे फाइंड करेंगे। ये ज्योमेट्रिक मेथड है, इसको पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट पॉइंट मेथड? क्योंकि इसमें हमें कोई एक पॉइंट दे दिया जाएगा। कौन सा ले, चलो यहाँ पे लेट्स टेक दिस वन। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया है और इस पॉइंट का नाम दे देगा ए, और बोलेगा कि आप पॉइंट ए का इलास्टिसिटी निकालो। तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से समझिए, पॉइंट मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, ग्राफिक मेथड में हम लोग कैसे इलास्टिसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान से समझना, आपको फॉर्मूला भी वहां पे दिया हुआ है। इसमें जो ईडी का फॉर्मूला होता है, प्यार से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या बुलाते हैं? ईडी। ईडी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। किसका लोअर, किसका अपर? डिमांड कर्व का। ठीक है, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, तो आप पहले क्या करो, मान लो इसको हम लोग y एक्सिस का y बोल देते हैं, इसको x एक्सिस का x बोल देते हैं। अब देखो ध्यान से, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेट्स से पॉइंट ए का इलास्टिसिटी बताना है। ठीक है, अब आपको लोअर सेगमेंट पहले कैलकुलेट करना है। लोअर सेगमेंट का मतलब होता है ए से लेकर, पॉइंट ए से लेकर ये डिमांड कर्व कितना लोअर तक गया है। तो ये डिमांड कर्व जो है पॉइंट ए से लेकर पूरा एक्स तक आया है, यानी लोअर सेगमेंट है ए एक्स, राइट। लोअर सेगमेंट है ए एक्स, ए से लेके एक्स पॉइंट तक डिमांड कर्व नीचे आया है। डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट मतलब पॉइंट ए के ऊपर ये डिमांड कर्व कहां तक गया है? पॉइंट ए के ऊपर ये डिमांड कर्व वाई तक गया है, तो डिवाइडेड बाय ए वाई। अब किसी अंधे को भी दिखाओगे तो भी वो बता देगा कि ए एक्स बड़ा है, राइट। ए एक्स बड़ा है और ए वाई छोटा सा है, दिख रहा है ना। ए एक्स का डिस्टेंस बड़ा है, ए वाई का डिस्टेंस छोटा सा है। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो एक क्लास 3 का बच्चा भी बता देगा, अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा।
राइट। अगर न्यूमरेटर इज बिग, डिनोमिनेटर इज स्मॉल, ठीक है, आप कुछ भी इमेजिन कर लो ना, यहाँ पे आप लेट्स से आप 4 इमेजिन कर लो और यहाँ पे एक छोटा सा नंबर कोई 1 इमेजिन कर लो, तो आपका आंसर ग्रेटर देन 1 ही आएगा, राइट। और ग्रेटर देन 1 आने से हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा डिग्री है ये इलास्टिक का डिग्री है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि वैल्यू से कैसे इलास्टिसिटी मतलब बताना है। तो अगर आंसर ग्रेटर देन 1 होता है तो इसको हम लोग इलास्टिक बोलते हैं। चलो एक और एग्जांपल, ठीक है, एक और एग्जांपल लेट्स टेक। चलो ये रहा हमारा डिमांड कर्व, ठीक है, ये रहा हमारा डिमांड कर्व। और कहाँ से पॉइंट ले, चलो ये वाला, इसको पहले y बोल देते हैं, इसको x बोल देते हैं, ठीक है। एंड लेट्स टेक दिस पॉइंट, ठीक है, समवेयर ओवर हियर, इसको a बोल देते हैं। तो अभी ed कैसे निकलेगा, ed इज इक्वल टू, आप पूरा पूरी लिखना, ठीक है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। कम कम मत लिखना वरना मार्क्स भी कम कम मिलेंगे, ठीक है। मेरा कुछ नहीं जाता, मेरे को एग्जाम नहीं देना, आप मेरा शॉर्टकट मत देखना, ठीक है। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो आप एक बात बताओ, ए से लोअर ये ग्राफ कहां तक आ रहा है, एक्स तक आ रहा है, ए एक्स, डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ए से ऊपर ये ग्राफ कहां तक जा रहा है, वाई तक जा रहा है, तो ए वाई। अब अब आप किसी को भी दिखाओगे तो वो बता देगा कि ए से नीचे और ए से ऊपर एक ही गैप आ रहा है, ठीक है, देख के समझ में आ रहा है ना कि इक्वल है। तो ऊपर कोई भी फिगर मान लो, ऐसे तो मानने की जरूरत नहीं है, बट अब मान लो, चलो ऊपर 4 नीचे भी 4, जब दोनों सेम होंगे तो आपका आंसर इक्वल टू 1 आएगा। और जब आंसर इक्वल टू 1 आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, राइट। ओके, आखिरी एग्जांपल लेते हैं, आखिरी एग्जांपल लेते हैं। चलो पॉइंट बी ले लेते हैं कहीं पे, लेट्स टेक पॉइंट बी। चलो यहीं पे ले लेते हैं, ये एकदम इस पॉइंट पे, पॉइंट बी। आपको बोल रहा है पॉइंट बी का इलास्टिसिटी निकालो, तो चलो निकालते हैं, कहाँ निकाले, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, वेट। पॉइंट बी का इलास्टिसिटी निकालना है तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, बी से लोअर डिमांड कर्व कहां तक जा रहा है, बी से लोअर डिमांड कर्व एकदम एक्स तक जा रहा है, तो बी एक्स। और बी से ऊपर डिमांड कर्व कहां जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है भाई, बी ही तो टॉप मोस्ट पॉइंट है, बी के बाद और ऊपर तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो बी के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो जीरो। और एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, ठीक है। तो जब ये होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, राइट। चलो, तो इसी तरीके से आपको करना है, यहाँ पे आपको अलग अलग केसेस बना के दिया गया है। और आप देखोगे तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि सबका गैप 4 सेंटीमीटर है, ये अज्यूम किया है। नहीं भी अज्यूम करोगे तो आप देख के भी बता सकते हो कौन सा सेगमेंट बड़ा होता है, लोअर या अपर कौन सा बड़ा होता है, वो आपको देख के भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस 4 सेंटीमीटर का गैप अज्यूम कर लिया गया, दिस इज वन थिंग, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाला समझने। देखो मैंने आपको बोला कि एक तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वरना आपका ग्राफ जो है वो कर्व भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि कर्व लाइन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसा ही नॉर्मली होता है डिमांड कर्व, ठीक है, डी डी। अब आपको बोल देगा कि आप इस पॉइंट का इलास्टिसिटी निकालो। अब कर्व में ऊपर और नीचे आप कैसे मेजर करोगे, अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट ये सब मेजर कैसे करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ टैंजेंट। टैंजेंट क्या होता है, टैंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन जो एक कर्व को टच करते हुआ जाता है, ठीक है। टैंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन जो एक कर्व को बस एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। तो हमें एक टैंजेंट बनाना पड़ेगा, और वो टैंजेंट कुछ इस तरीके, वाई एक्सिस, मतलब ये टैंजेंट जो है ना, ये वाई एक्सिस पे भी जाएगा और ये एक्स एक्सिस पे भी जाएगा, सिर्फ उस पॉइंट को टच करता हुआ। तो क्या है, अब हमें फिर वो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मिल गया, ठीक है। अब हमें वो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मिल गया, अब हम लोग लोअर बाय अपर कर देंगे नॉर्मली जैसे पहले कर रहे थे। तो बस वो स्ट्रेट लाइन पाना था, स्ट्रेट लाइन पाने के लिए हमने टैंजेंट बना लिया, राइट। तो इसको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व था और ये हमारा पॉइंट था, इस पे हमें इलास्टिसिटी बनाने बोला, हमने एक टैंजेंट बना दिया, और टैंजेंट बना के फिर हम फिर वही करने लगे जो पहले कर रहे थे, राइट। तो दिस इज नॉन लीनियर डिमांड कर्व, ये नॉन लीनियर डिमांड कर्व है। आपको एग्जाम में क्या पूछ सकता है, आपको प्रोसेस पूछ सकता है कि बताओ नॉन लीनियर डिमांड कर्व का इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं। तो नॉन लीनियर मतलब कर्व, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आपको ये समझाना पड़ेगा, जो यहाँ पे लिखा है बस इतना ही बताना पड़ेगा, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे। कौन से टेलीग्राम चैनल पे, अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और अगर लिंक नहीं खुलता है बाई चांस, जो कि यूट्यूब में जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप
टेलीग्राम चैनल पे जाओ और वहां से डाउनलोड कर लो, ठीक है, राइट। ओके चलो, ये एक क्वेश्चन आया था 2019, 2012, 2010 में। खैर ये सब मेरे क्वेश्चन बैंक में रहेगा, आई विल कम आउट विद द क्वेश्चन बैंक लेटर ऑन एंड आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दिस, ठीक है। तो ये बेसिकली वो क्वेश्चन था जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, और इसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ये आईएससी का ही गिवन सॉल्यूशन है, आईएससी ने ही ये सॉल्यूशन दिया था। खैर आप अभी इस पे ध्यान दो, ये अगर आप समझ गए तो काफी है, ठीक है। एंड लेट्स फोकस ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो देखो हमने परसेंटेज मेथड वो उसमें पिछले वीडियो में कर लिया था सम्स के साथ। फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हमने इसी वीडियो में शुरू में किया, एंड देन आपको ग्राफिक मेथड भी मैंने समझा दिया। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो प्रोडक्ट के इलास्टिसिटी को अफेक्ट करेंगे, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो प्रोडक्ट के इलास्टिसिटी को अफेक्ट करेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन 2008 में आया है, 2016 में आया है, 2011 में आया है, और ऐसा उड़ता उड़ता खबर है कि 2024 में भी आने वाला है, ठीक है। ऐसा मेरे को अंदाजा आ रहा है कि 2024 में भी ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी चांसेस है। तो देखो हम लोग ध्यान से समझते हैं कि इलास्टिसिटी किन किन बातों पे डिपेंड करता है। इलास्टिसिटी का पहली बात तो आप एक सिंपल सा मतलब समझ के रखना, इलास्टिसिटी एक तो डेफिनेशन है, बट डेफिनेशन समझने के लिए नहीं होता, डेफिनेशन तो लिखने के लिए होता है एग्जाम में। समझेंगे क्या, अगर चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, अगर चीजों की डिमांड चेंज हो रही है तो इलास्टिक है वो, और अगर उसकी डिमांड चेंज नहीं हो रही है या कम चेंज हो रही है तो फिर वो इन इलास्टिक है, ठीक है। इफ मोर चेंज देन इलास्टिक, इफ लेस चेंज देन इन इलास्टिक। डिमांड में, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट डिमांड। अगर जो डिमांड है, अगर इसमें मोर चेंज आता है तो इसको हम लोग इलास्टिक के कैटेगरी में डालते हैं, और लेस चेंज या नो चेंज आता है तो इसको हम लोग इन इलास्टिक के कैटेगरी में डालते हैं। ये अगर आपने दिमाग में रख लिया तो कर लेंगे हम लोग। जो पॉइंट्स अभी स्क्रीन पे आएंगे ये आपका काउंसिल का गिवन आंसर है। काउंसिल पहले ना आंसर प्रिंट करके आपको देता था, ठीक है, अब उन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है, कोविड के बाद से ही बंद कर दिया है, ठीक है, कोविड के बाद से उन्होंने ये सब देना बंद कर दिया है, बट मेरे पास ये डाउनलोडेड था। नाउ दे हैव रिमूव्ड इट फ्रॉम एवरीवेयर, तो बट आई हैव दिस, सो मैंने अपना नोट्स जो है इसी से प्रिपेयर किया है। ये जो आपको यहाँ पे वर्डिंग्स नजर आएंगे, अभी अभी जो वर्डिंग्स नजर आएंगे, जो पॉइंट्स नजर आएंगे, ये सारे पॉइंट्स आपके काउंसिल के गिवन है, ठीक है। ये बुक से नहीं लिया गया है, जानबूझ के काउंसिल का लिया गया है, बिकॉज काउंसिल यही वाले वर्डिंग्स टीचर्स को पेपर करेक्शन के टाइम में भेजता है, ठीक है। जब बोर्ड एग्जाम का पेपर चेक होता है ना तो काउंसिल उनको आंसर स्क्रिप्ट्स भेजता है जिससे आपका पेपर चेक होता है, तो यही वर्डिंग्स उसमें जाते हैं, और यही वर्डिंग्स वो पहले अपना ऑनलाइन डालते थे, बट नाउ उन्होंने वो सब डालना बंद कर दिया है, ठीक है। बट मेरे पास पहले से डाउनलोडेड था तो आई हैव इट, ठीक है। 2020 के बाद से बंद हो गया था, कोविड के बाद से। अभी देखो ये वाला 2012 में अलग से भी पूछा था, नेचर ऑफ कमोडिटी। ध्यान से समझते हैं, देखो ध्यान से कोई चीज को समझो। कीवर्ड्स हाइलाइटेड है, एंड ये सारे के सारे वर्डिंग, इसमें एक भी वर्ड मेरा नहीं है, ये सारे के सारे काउंसिल के वर्ड्स है, ठीक है। आप देखो, अगर कोई प्रोडक्ट नेसेसिटी कैटेगरी का है, नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, बहुत जरूरी, जैसे फूड आइटम्स, दाल चावल, ये सब क्या है, नेसेसिटी आइटम्स है। तो नेसेसिटी आइटम्स की क्या है ना कि प्राइसेस बढ़ भी जाए तो भी डिमांड में आपको क्या लगता है, मोर चेंज आएगा कि लेस चेंज आएगा, लेस चेंज आएगा, क्योंकि वो नेसेसिटी आइटम है ना। तो दाम अगर बढ़ेगा भी ना तो लोग उसको खाना तो छोड़ नहीं सकते, दाल चावल थोड़ी ना छोड़ देंगे, ठीक है, पेट्रोल थोड़ी ना छोड़ देंगे यूज करना। तो नेसेसिटी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है, मतलब उसमें कम चेंज आता है। बट अगर कोई चीज लग्जूरियस नेचर का है, कार खरीदने का सोच रहे थे और कार का दाम बढ़ गया, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, अभी नहीं, अभी नहीं, 6 महीने बाद खरीदेंगे, तो हो गया ना हमारा डिमांड चेंज। तो अगर डिमांड चेंज होता है तो हम लोग बोलते हैं इलास्टिक, राइट। तो ये होता है नेचर ऑफ कमोडिटी प्रोडक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। कितने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। देखो जिनका सब्स्टिट्यूट्स उतना नहीं होता ना तो उसका डिमांड इन इलास्टिक होता है, मतलब पब्लिक के पास और चॉइस ही क्या है। अगर जैसे इंडियन रेलवेज, आपको रेलवे में कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, रेलवे में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, रेलवे में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको ट्रेन से जाना है तो इंडियन रेलवे से ही जाना पड़ेगा। तो अगर सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो फिर दाम बढ़े या घटे आपको वही यूज करना पड़ेगा, डिमांड विल नॉट चेंज। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हैं तो फिर दाम बढ़ेगा ना, तो
लोग दूसरे में चले जाएंगे, दाम घटेगा तो लोग इसमें आ जाएंगे। तो मोर सब्सटीट्यूट्स मोर इलास्टिसिटी, लेस सब्सटीट्यूट लेस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे मोर पॉसिबल सब्सटीट्यूट्स है, ग्रेटर विल बी दी इलास्टिसिटी। बात खत्म। ये भी 2012 में सेपरेटली पूछा था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3 पे आते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। आप कितना ज्यादा उस प्रोडक्ट में खर्चा करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, एक पैकेट जो सॉल्ट का आता है 1 kg वाला, आप कोई भी ब्रांड का खरीदते हो तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होती, सॉल्ट की प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होती। तो सॉल्ट में एक आदमी कितना ही खर्चा करता होगा। तो सॉल्ट का दाम अगर 2-3 रुपया ऊपर नीचे भी हो जाए ना, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट जैसा कि आप अभी जानते होंगे, टोमेटोज के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, टमाटर के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो उसमें लोगों का अच्छा खासा खर्चा होता है। ठीक है, 250 रुपया kg मिल रहा था अभी कुछ टाइम पहले, अभी तो दाम कम हुआ है, बट 250 रुपीज kg मिल रहा था। और लोग सोचो महीने में कितने केजीज खाते हैं, एक परिवार कितना केजीज खाता है। तो लोगों का 2-2,500 रुपए तो उसी में खर्च हो जा रहा था। ठीक है, फैमिली का पूरा मंथली। तो बेसिकली अगर आपका किसी प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा खर्चा होता है तो फिर आपको उससे फर्क पड़ता है, उसका डिमांड चेंज होगा, इलास्टिक होगा। बट अगर किसी प्रोडक्ट में आप बहुत कम खर्च करते हैं, इरेजर सोचो ना, इरेजर जो बच्चे इरेजर से मिटाने के लिए खरीदते हैं, साल में कितना खरीदते हो, 2-3 इरेजर। ठीक है, वो भी छोटे बच्चे ज्यादा खरीदते हैं, 2-3 इरेजर, बड़े वाले तो अपने रखते भी नहीं हो, तो बोरो करके काम चलाते हैं। ठीक है, आप ही की बात हो रही है इसमें। ठीक है, आपने लास्ट टाइम इरेजर कब खरीदा था। तो छोटे खर्चे होते हैं। इरेजर, एक इरेजर का कितना दाम है, 5 रुपीज। साल में कितना खरीदते हो, 3 से 4, 20 रुपया गया, पूरे साल में 20 रुपया गया। तो इरेजर का दाम अगर बढ़ जाएगा तो आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका डिमांड इन इलास्टिक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4, इनकम लेवल। कंज्यूमर किस इनकम लेवल का है, कितना कमाता है कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर हाई इनकम लेवल का है, अंबानी ग्रुप का, ठीक है, या उस लेवल का, मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा कमाने वाला, टेक्निकल गुरु जी जैसा। ठीक है, तो जो अपने सोने के फोन में डायमंड का कवर चला के रखते हैं। तो अगर कंज्यूमर बहुत अमीर कैटेगरी का है, तो देखो अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, दाम बढ़े घटे उसको उसको घंटा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हाई इनकम ग्रुप वाले लोग जो है ना, वो अपना डिमांड चेंज नहीं करते। उनका क्या होता है, हाई इनकम ग्रुप का जनरली लेस इलास्टिक होता है, मतलब इन इलास्टिक होता है। बट जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर कैटेगरी के लोग होते हैं, इनको बहुत फर्क पड़ता है दाम चेंज होने से। तो इनका क्या होगा, इलास्टिसिटी हाई रहेगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, आप पढ़ लेना, वही चीज बोल रहा है। ठीक है, काउंसिल का आंसर है, तो आई हैव नॉट चेंज्ड इट, बट थोड़ा टेक्निकल वो लोग लिखते हैं, बट यही बोला है कि अमीर लोगों का डिमांड इन इलास्टिक रहेगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा, उनको फर्क नहीं पड़ता दाम चेंज होने से। गरीब लोगों का डिमांड जो है इलास्टिक रहेगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, एंड लास्ट हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। वैसे काउंसिल ने अपने आंसर में और भी दिया था, बट मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स में 4 लर्न कर लो तो काफी है। टाइम पीरियड, देखो जितना लंबा टाइम मिलेगा ना कंज्यूमर, उतना डिमांड चेंज कर सकता है। आज और कल में कुछ चेंज नहीं होगा, बट आज और 10 साल में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो लॉन्गर द टाइम पीरियड, मोर इलास्टिक, मोर चांसेस ऑफ चेंजिंग। शॉर्टर द टाइम पीरियड, लेस इलास्टिक, लेस चांसेस ऑफ चेंजिंग डिमांड। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा। और इंस्टाग्राम वगैरह पे मेरे को फॉलो कर लेना। ठीक है, वहां पे हम लोग कुछ बातें करेंगे जो कि पढ़ाई से अलग रहेगी। आई नो सम ऑफ यू टॉक, वहां पे भी आके आप पढ़ाई की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा है, आप लोग पढ़ाकू लोग हैं। लेकिन इंस्टाग्राम इज जनरली फॉर नॉन स्टडी रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, सीरियसली अगर आपको स्टडी करना है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना चाहिए। बट इधर उधर की बातें और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बातें, वो सब इंस्टाग्राम पे होती है। तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेल मी हाउ एम आई टीचिंग योर इकोनॉमिक्स टू यू। ठीक है, आपको मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ाना कैसा लग रहा है वो जरूर बताइएगा। ठीक है, हम लोग अब कंज्यूमर बिहेवियर वाले चैप्टर पे चलेंगे इसके बाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। एंड जल्द मिलेंगे हम लोग, 40 वीडियोस में खत्म करना है पूरी चीज। ठीक है, तो थैंक यू बने रहने के लिए।